ठीक है, ओके। तो अभी इंट्रोडक्शन, हाँ, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं दे कम इन पी ब्लॉक। मतलब अपने पास 4 ब्लॉक्स है ना, एस पी डी एफ, तो उसमें से पी ब्लॉक में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। इफ अगर मैं बोल रही हूँ द एलिमेंट्स बिलोंग टू पी ब्लॉक, इसका मतलब है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी सबशेल में एंटर करता है। ओके, पी सबशेल में एंटर करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया नियॉन को, ठीक है, नियॉन एटॉमिक नंबर है उसका 10 ना, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6। तो ये लास्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो देखो p में एंटर कर रहा है। तो ये ना मैंडेटरी होता है हर ब्लॉक के लिए। अगर कोई एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में है तो उसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस में एंटर करेगा। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, जैसे हम लोग ने डी ब्लॉक तो पढ़ा है, स्कैंडियम, टिटानियम, फिर उसके बाद एफी, जिंक, इसका सबका देखोगे तो लास्ट में क्या आता है, 3d 1 2 3 4 5 ऐसा। ओके, तो ये क्या है, मतलब है ना, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। आवाज आ रहा है, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो हर, अगर मैं बोलती हूँ जैसे कि अभी तुम हो एक फैमिली के फैमिली मेंबर हो, ओके, तो तुम्हारा सरनेम और वो फैमिली का सरनेम हमेशा सेम रहता है ना, वैसे ब्लॉक्स का भी कैरेक्टर होता है। हैरी पॉटर का मूवी देखा होगा तो उसमें 4 ग्रुप्स थे, 4 ग्रुप्स। तो वो 4 ग्रुप्स में पता है तुमको, अगर किसी ने देखा होगा हैरी पॉटर, तो वो हैट रखते थे ऊपर, सर के यस ऊपर, मैम। हाँ, और बोलते थे कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये वाले ग्रुप से मैच करता है, तो तुम अभी ये वाले ग्रुप में जाओगे। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बिलोंग करता है, व्हाट दैट इज, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक का बंदा है, पी ब्लॉक का बंदा है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी में एंटर करेगा। एस ब्लॉक का है तो हमेशा एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसका एंडिंग होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो वही ब्लॉक से होगा। सो अपना अपना जो अभी तीनों ग्रुप्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दे कम इन पी ब्लॉक। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आगे दिखाऊंगी, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम हर एलिमेंट में देख लो पी में ही जाएगा। अभी पी जो है, पी सबशेल, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने का 6 है। फॉर एग्जाम्पल एस जो होता है, एस सबशेल, वो एक ऐसा होटल है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ पी, तो पी एक ऐसा होटल है जहाँ पे 6 लोग रह सकते हैं। अगर मैंने बोला डी, तो डी में 10 लोग रह सकते हैं। अगर मैंने बोला एफ, तो एफ में 14 लोग रह सकते हैं। ये अपना बेसिक है 11th स्टैंडर्ड का, एस पी डी एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग ने जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते थे ना, या फिर इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तभी हम लोग ने पढ़ा था कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा उतना। अभी जो पी ग्रुप है, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, उसमें पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। पी जो तुम्हारा ब्लॉक है, वहां पे टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं, 6 ग्रुप। P block starts from 13 to 18। 13 से स्टार्ट होता है एंड 18 पे एंड होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एस के 2 ब्लॉक्स है ऐसे, मतलब एस जो है वो 2 ग्रुप्स को अकोमोडेट करता है। फिर ऐसा ऐसा डी चालू होता है, डी में टोटल 10 है। फिर पी यहाँ से चालू होगा, पी में टोटल 6 है, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे एफ ब्लॉक का 2 सीरीज है। ओके, तो तुम्हारा जो पी ब्लॉक है वो कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में? डी के बाद है। तो यहाँ पे आने तक देखो, हाँ, एस में 1 and 2 हो गए, यहाँ से 3 to 10 है, और फिर 3 to 12 है,
और फिर ये 13 to 18 जो होता है अपना, दैट इज द पी ब्लॉक। ये हम लोग ने बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है, पूरा पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है। पहले का जो सिलेबस था ना तुम लोग का, पोर्शन चेंज होने के पहले का, वहां पे पी ब्लॉक पूरा पढ़ना था। बट अभी तुम लोग का सिलेबस जो है वो चेंज होने के बाद उन लोग ने सिर्फ 16, 17 एंड 18 को रखा है। चाल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड अपना नोबल गैसेस, ठीक है। तो एक एक को अभी हम लोग देखेंगे। पहले ग्रुप 16, ग्रुप 16 आर नोन एज चाल्कोजेंस। ये ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अभी ऑक्सीजन फैमिली क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत अबेंडेंट है। अबेंडेंट का मतलब बहुत मात्रा में मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो रिएक्टिव। अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स अपना ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मतलब उसको जाके ऑक्सीजन चिपक जाता है, ओके। तो ग्रुप 16 का सबसे फेमस एलिमेंट जो है दैट इज ऑक्सीजन। उसके बाद और एक रिएक्टिव एलिमेंट आता है विच इज नोन एज सल्फर। तो सल्फर भी सल्फाइड्स अपना फॉर्म करता है। सो दिस टू एलिमेंट हियर आर वेरी 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 रिएक्टिव। तो इसके लिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ऑक्सीजन वो अबेंडेंट भी है और रिएक्टिव भी है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स, ओके। कितना अबेंडेंट है, ऑक्सीजन फॉर्म्स 20.95% by volume of the air and about 46.6% by mass of the earth crust। मतलब अभी तुमको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें एक ही गैस नहीं है। अभी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज इन 20.95, और बाकी अगर तुम गैसेस देखोगे ना तो उसका 0.1, 0.2, 0.1 ऐसे ऐसे परसेंटेज में होता है, तो बहुत कम। तो ऑक्सीजन उसमें काफी ज्यादा है एयर में। अपने बॉडी को जो लगता है सस्टेन करने के लिए वो ऑक्सीजन ही लग रहा है। अगर हम लोग एयर ब्रीथ करके जिंदा है तो मतलब एयर में काफी ऑक्सीजन है, ओके। एंड मास भी कितना है, 46.6%। तो काफी अबेंडेंट है। इसके बाद कौन आता है, कार्बन आता है, ओके। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट और उसके साथ साथ रिएक्टिव भी है। और वैसे ही सल्फर, सल्फर भी काफी ज्यादा मिलता है अपने को इन द अर्थ क्रस्ट, ओके। सल्फर काफी रिएक्टिव है, इसकी वजह से मेनली ये सल्फेट्स के फॉर्म में मिलता है। तुम लोग ने इसका बहुत सारा ओर्स पढ़ा होगा 10th में, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारा ऐसा सल्फर का ओर्स मिलता है। जैसे कि एक तो तुम लोग ने सेपरेशन किया ही होगा, जिंक ब्लेंड और कॉपर पैरेट, ठीक है, जिप्सम, ठीक है, इप्सम सॉल्ट, ये सब जो है नाम सुने होंगे, हम लोग ने नाम सुने ही है। तो इसमें सब में देखो सल्फर मिलेगा। ये सल्फर सिंगल क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज ये ना बहुत रिएक्टिव है, किसी के साथ भी जाके चिपक जाता है, तो इसके लिए इनको जनरली सल्फेट के फॉर्म में मिलता है। देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर रिएक्टिव, एक ऑक्साइड बनाता है और दूसरा सल्फाइड बनाता है। अभी ये छोड़ के देयर आर आल्सो सम मेटल्स, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ये सारे क्या है, दे आर मेटल्स। अभी ये जो दोनों मेटल्स है अपने, ये इतने अबेंडेंट नहीं है जितना ऑक्सीजन और सल्फर है, बट दे आर प्रेजेंट, ओके। और मैक्सिमम सल्फर के साथ ही रिएक्शन करके सल्फेट में मिलते हैं अपने को। एंड पोलोनियम, पोलोनियम जो है इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। पोलोनियम विच इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये किससे अपने को मिलता है, व्हेन यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम उसका जब एटम है वो ब्रेक हो जाता है ना, तो उससे एक एलिमेंट जो निकलता है दैट इज पोलोनियम, रेडियो एक्टिव है वो। तो ग्रुप 16 में कौन कौन है, ऑक्सीजन जो कि मोस्ट अबेंडेंट है, रिएक्टिव है और क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है। फिर सल्फर जो कि रिएक्टिव भी है और अबेंडेंट भी है, एंड क्या बनाता है, सल्फाइड्स। फिर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर द टू मेटल्स, ये जनरली अपने को सल्फर के साथ ही मिल जाते हैं। एंड पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये हुआ ग्रुप 16 का इंट्रोडक्शन। अभी सिर्फ फॉर्मल इंट्रोडक्शन चालू है, हम लोग एक एक ग्रुप को समझ रहे हैं कि उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो किधर किधर से मिल रहे हैं, ओके। तो अभी इतना बोलते बोलते ही बाहर हो जाना चाहिए। ग्रुप 16 में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम, टेरियम एंड पोलोनियम। इतना अभी के अभी बात हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ऑक्सीजन अबेंडेंट है, सिंगल भी मिल सकता है और ऑक्साइड्स बनाता है। सल्फर कैसे मिलता है? सल्फर के फॉर्म्स में मिलता है। सेलेनियम एंड टेरियम है, ये मेटल्स है दोनों, एंड सल्फर के साथ चिपक के मिलते हैं। ओके, पोलोनियम कैसा है? इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इतना बायाट हो गया क्या सबको? अरे बच्चा लोग, इतना हो गया है क्या? यस मैम। यस। अरे आलसी लोगो, हाँ, इतना 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 तो हार्ड है नहीं ना। यही तो इसके लिए तुमको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, ताकि पर्दे के पीछे रह के सो जाओ ना सारे के सारे। बस यही करना है अपने को, होना ही है। वैसे भी तुमको भी लग रहा होगा कि एग्जाम होगा नहीं, बट एग्जाम तो होने वाला है तुम्हारा ना, तो रेडी रहना एग्जाम के लिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी केसेस हो जाए, पर तुम्हारा एग्जाम लेके लेंगे वो लोग। क्योंकि आपका लास्ट टाइम भी उन लोगों का यस मैम, प्लान था वॉइस ब्रेक हो। लेने का, लास्ट टाइम कोविड ने होने नहीं दिया। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी Yes, आ रहा है ma'am. राइट? अभी आ रहा है ना? Yes. ओके ओके, मैंने नेट अपना चेंज कर लिया, वाईफाई शायद थोड़ा वीक था। ओके, अभी ग्रुप जो है अपना 17, ये तो अपने को पता ही पता है। ग्रुप 17 में बाकी कुछ पता ना पता हो, लेकिन 2 साल में हम लोग ने इतना सीखा है कि हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में एक तो रिएक्शन होता ही है हैलोजेंस के साथ। तो ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप कौन कौन है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, Chlorine. ब्रोमीन, आयोडीन, एंसिटाइन। यस, तो इसको हम लोग हैलोजेंस को, एक इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन तो अपना ही है, लेकिन दूसरे का भी खींच के लाने का, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, दिस स्पेशल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इट शोज कि व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड कोवैलेंटली, अगर दो मेरे एटम्स हैं, समझ लो HCl, ये कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें क्लोरीन जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गया। तो ये जो होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोस्ट ऑफ द हैलोजेंस जो है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके लिए दे आर हाईली रिएक्टिव, एंड जिसके साथ देखो उसके साथ कंपाउंड बनाएंगे, कभी फ्री नहीं रहेंगे। उनको पसंद ही नहीं है फ्री रहना, हमेशा रिएक्ट करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बना ही देते हैं। फ्लोरीन अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है फ्लोराइड्स। अभी इसके भी तुम लोग ने बहुत सारे मेटलर्जी में और एंड उसका मटेरियल देखा ही होगा, फ्लोरोस्पार्क CaF2, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन है वो हमेशा फ्लोराइड्स बनाता है, एंड फ्लोरीन का ना थोड़ा सा क्वांटिटी इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर, बोन्स और टीथ्स ऑफ एनिमल्स। ओके, अभी तुमको पता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अपने बॉडी में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो वैसे ही फ्लोरीन जो रहता है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सॉइल में, फ्रेश वाटर में, बोन्स में, एंड ऑल्सो इन द टीथ्स ऑफ द एनिमल्स। ओके, अभी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये भी बहुत रिएक्टिव है। क्लोरीन भी रिएक्टिव है, ब्रोमीन भी रिएक्टिव है, एंड आयोडीन भी रिएक्टिव है। ये जनरली अपने को सी वाटर से मिलता है। अगर तुमको पता होगा तो नमक NaCl, ये कहाँ से मिलता है? ये अपने को सी से मिलता है ना, नमक। तो उसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है। विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन भी अपने को मिलते हैं फ्रॉम द सी। अभी ये जो एलिमेंट्स है वो
तुमको और के फॉर्मेट में भी मिलेंगे, तुमको किसी और स्पीशीज में या फिर और कंपाउंड में जॉइंट होके भी मिलेंगे। ओके, अभी मरीन लाइफ ऑल्सो कंटेन्स आयोडीन इन देयर सिस्टम। आयोडीन जो है तुमको सी लाइफ से, मरीन लाइफ से भी मिलेगा। सीवीड जो होता है दैट कंटेन्स अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन। ओके, एंड उसमें सोडियम आयोडेट भी होता है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम एंड आयोडीन। ओके, एंस्टेडाइन द लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली इज रेडियोएक्टिव एंड इट्स हाफ लाइफ इज 8.1 आवर। ठीक है, तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है कि किधर से मिलेगा, क्या एलिमेंट है वो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये बायाट करके जाना है, तुमको ऑलरेडी पता है अबाउट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। तुमको हर एक चैप्टर में कोई ना कोई रिएक्शन हो चुका है ये सारे एलिमेंट्स का, तो अगर तुम वो भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। अभी इसके हाइलाइट्स क्या है, ग्रुप 17 किसमें आता है, पी ब्लॉक में। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। उनके पास कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमेशा कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो 5 पॉइंट तो हो गए। अभी फ्लोरीन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोराइड्स बनाता है विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, फ्लोराइड्स बनाता है। अभी फ्लोराइड कहाँ कहाँ पे या फिर फ्लोरीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल, फ्रेश वाटर, देन बोन्स, देन टीथ। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन आर प्रेजेंट इन सी वाटर। Okay, then iodine is present also in marine life and stridine is radioactive। ठीक है, तो ऐसे अगर मेन पॉइंट्स भी याद होंगे तो तुम्हारा शॉर्ट नोट जो है रेडी हो जाता है। अभी सबसे इजी नोबल गैसेस ग्रुप 18। तो नोबल गैसेस जो रहते हैं, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट फॉर रेडॉन ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर। अभी देखो उनका वॉल्यूम देखो कितना है, उनका अबेंडेंस देखो कितना है, एकदम अप्रोक्सीमेटली 1%। ठीक है, उसमें से भी आर्गॉन सबसे ज्यादा होता है। और सोचो ऑक्सीजन का कितना था, 20 में था 20.96। तो ऑक्सीजन का अबेंडेंसी देखो एंड इसका अबेंडेंसी देखो, ये कितना कितना ये कम है। ओके, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर इन द एटमॉस्फेयर, देयर अबेंडेंस इन ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो साइन है ना उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1%। ओके, अभी इसमें से मेनली यूज क्या होता है, तो हीलियम जो है, हीलियम गैस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, HELIUM आएगा, हीलियम। ओके, द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम गैस, तुमको पता है वो, तुमने अगर शोज देखे होंगे कुछ कुछ तो हीलियम का गैस ऐसे लेते हैं, या फिर अपने जो बलून्स होते हैं उड़ने वाले बलून्स, ओके, उसमें भी तो इसमें यूज किया जाता है हीलियम एंड नियॉन। ये जो होते हैं दे आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ओके, मतलब ये जो गैसेस है दे आर ऑल्सो फाउंड एज अ मिनरल। रेडियो एक्टिव अगर कोई एलिमेंट है तो उनके मिनरल के फॉर्म में भी अपने को मिलते हैं। जिंक एंड रेडॉन आर द रेरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। रेरेस्ट का मतलब क्या है कि उनका एबेंडेंसी उतना नहीं है, इट इज नॉट मच अबेंडेंट, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। रेडॉन रेडॉन हैज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 RA। अभी ये जो तुम डीके प्रोडक्ट पढ़ रहे हो या हाफ लाइफ टाइम पढ़ रहे हो, इसको मैंने एक बार तुमको लेक्चर में बोला था एक बार। ठीक है, देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर एटम है, दिस इज एटम, ओके, ये उसका शेल्स है, अंदर उसका न्यूक्लियस, और अंदर उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है, हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है अभी तक कि एटम जो है इट कैन नॉट बी ब्रोकन। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज विच कैन नॉट बी ब्रेक्ड ना, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है, अगर कोई बड़ा एटम है तो हम लोग उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन करके उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 स्मॉलर डॉटर एटम्स और डॉटर स्पीशीज। ठीक है, अभी ये जब भी एक एटम ब्रेक होता है, एटम बहुत टाइनी है, बहुत छोटा है, तो उसकी वजह से इसमें कुछ
रेडिएशन बाहर आता है, इससे ना रेडिएशन बाहर आता है इन फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ऐसे ना रेडिएशन कुछ ना कुछ इससे बाहर आता है। तो एक हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि जितने देर ये एटम रहेगा, ओके, जितने देर ये एटम रहेगा, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 11 स्टैंडर्ड ये तुमने पढ़ा होगा, ओके। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना डीके प्रोडक्ट, डीके होना मतलब क्या, उसका खराब हो जाना। अभी डीके कब होगा, या फिर हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, कितने देर तक रहेगा या कितना टाइम उसको लगा, ओके। सो ये सब वो है। तो ये ना तुमको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू जो फॉर्मेट होता है ना, एमसीक्यू में कभी कभी दे देते हैं, पूछ लेते हैं। तो एमसीक्यू के फॉर्मेट के लिए अपने को बाय हार्ट करना होगा। वैसे तो इंट्रोडक्शन में से और कुछ नहीं आता, इसके ऊपर से शॉर्ट नोट्स भी नहीं आते, ओके। तो ग्रुप 16, 17 एंड 18 का ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। ये जो गैसेस है ना, उसको हम लोग ना इसके लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रीट पे लाइट्स होते हैं ना, लाइट्स जैसे चमकने वाले लाइट्स, या फिर तुम लोग ने वो देखा होगा जब तुम गाड़ी चला रहे हो रात में, एंड देयर आर सम लाइट्स जिनके ऊपर लाइट पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, वो उसमें भी इसको यूज करते हैं। या फिर जो अपना स्ट्रीट बोर्ड्स होते लाइट, हैं, स्ट्रीट हाँ लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, हाँ, या फिर अपने जो बोर्ड्स होते हैं ना चमकने वाले, रेड या ग्रीन, या फिर ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होता रेडियम, है, यस, उसके लिए यूज करते हैं, ओके, मिक्सचर के फॉर्म में, बिकॉज दे आर वेरी लाइक लेस, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं ये नोबल गैसेस अपने को, और उसपे से भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इनका एप्लीकेशन काफी कम होता है, ओके। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, सिर्फ ऑकरेंस देखा। एक तो पहले हम लोग ने देखा कि ये पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप 13 to 18, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी ब्लॉक, हम लोग ने ये पढ़ा। ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम है जो कि मेटल्स है, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेडाइन। फिर उसके बाद उसमें से भी एंस्टेडाइन जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, बाकी के सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 में सारे के सारे नोबल गैसेस हैं, उसमें से सबसे रेयरेस्ट कौन है, रेयर मतलब सबसे कम मिलने वाले, दैट इज जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, ये वाला। फिर उनका अबेंडेंसी एकदम कम है, सारे जो हम लोग ने अभी नोबल गैसेस देखी, अबेंडेंसी वेरी लेस, अप्रोक्सीमेटली 1% तक, ओके। तो ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग इनका देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले तो बोलो ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, 8, करेक्ट करेक्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाल के बोलो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2s2, 2p, 2p4. 2p4, yes, 2p4. very correct, very correct, 1s2, 2s2, 2p4। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, पी शेल में गया, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो पी में जाएगा। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बहुत बहुत इजी है, क्या करने का पता है, जो भी नंबर्स होते हैं ना उनको n लिख दो, ठीक है। तो 2 इज अ नंबर, 2 के लिए मैंने n लिखा, n के बाजू में क्या है, s के ऊपर है 2। अगेन यहाँ पे देखो ये 2 है तो इसको n लिखा, p को p लिखा, ऊपर क्या है इसके 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। जनरल मतलब ये सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल जाएगा, फॉस्फोरस हो,
सॉरी सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेल्यूनियम हो, सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NH2 NP4। ठीक है। अभी जनरल का मतलब क्या है? देखो अभी जैसे तुम्हारे दो बैचेस हैं अल्फा एंड बीटा, तो तुम्हारा जनरल नेम या फिर जनरल कोड क्या होगा? अल्फा एंड बीटा। तो वैसे ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन क्या होगा? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लास्ट शेल जो होता है, लास्ट शेल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। ओके। तो सारे एलिमेंट्स में ग्रुप 16 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NH2 NP4। मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है। N जो है दैट स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए जैसे मैंने तुमको पीरियोडिक टेबल में बोला था कि अगर एक एटम का एड्रेस ढूंढना है तो अपने को लगेगा क्या क्या लगेगा कि वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है। ओके। तो एन जो होता है दैट इज द शेल। ओके। जैसे मैंने ऑक्सीजन 8 लिखा, तो जब मैं ऐसा लिखती हूँ NH2 सॉरी 1s2 2s2 2p4, करेक्ट। सो ये जो 2 है ना, ये जो 2 या फिर ये जो 1 है, वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट्स कि कौन सा शेल नंबर है। एंड जो ये SPDF हम लोग लिखते हैं, वो इंडिकेट करता है कि सबशेल कौन सा है। एंड जो ऊपर हम लोग नंबर लिखते हैं, वो इंडिकेट करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके। तो ये जो नंबर होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट n। ओके, वी विल राइट n। तो NS2 NP4, ये हो गया ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अभी ग्रुप 17, ग्रुप 17 फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं फ्लोरीन F9। तो इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5। तो अभी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? NS2 NP5। ठीक है, NS2 NP5। तो ग्रुप 17 का सारे एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS2 NP5। ओके। वैसे ही ग्रुप 18 का अभी क्या होगा? ग्रुप 18 का, तो ग्रुप 18 में हम लोग लेते हैं नियॉन को। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 1s2 2s2 2p6। क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं उनमें लास्ट जो शेल होता है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरीके से फिल्ड होता है। तो देखो यहाँ पे पी का मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग ने देखा था कि 6 होता है, तो यहाँ पे भी पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6, मतलब वो पूरी तरीके से फिल्ड हो गया है। इसके लिए नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते। तो अभी इसका जनरल क्या रहेगा? NH2 NP6। ठीक है। तो अभी ग्रुप 16, मैं तुम लोग को अगर ग्रुप 13 14 15 का भी बोलूं, एंड देन 16 17 18, अगर इन सबका हम लोग देखें तो कैसे आएगा? देखो हाँ। इसका आएगा NH2 NP1, इसका आएगा NH2 NP2, इसका आएगा NH2 NP3, इसका आएगा NH2 NP4, इसका आएगा NH2 NP5, इसका आएगा NH2 NP6। और इन जनरल P ब्लॉक का क्या होता है? NS2 NP1 to 6। मतलब देखो 13 1 से स्टार्ट होता है एंड जो 18 है वो 6 पे एंड होता है। इसके लिए P ब्लॉक का इन ऑल टोटल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है NH2 NP1 to 6। यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इसमें 13 14 15 का अपने को जरूरी नहीं है बिकॉज अपने चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, बट 16 17 18 अपने को बाय हार्ट होना चाहिए। ओके। तो NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6। ठीक है। ये समझा है क्या कैसे आता है? वैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 में इसको किया था जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे। याद है क्या? ये एक छोटा सा ऐसा टेबल था
Yes, Yes, ma'am. है ना? Yes. ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे ना वही लिखा हुआ है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज NH2NP4। 17 का क्या है? NH2NP5। 18 का क्या है? NH2NP6। ठीक है, तो ग्रुप 16 एंड 17 को नोबल गैस अगर बनना होगा, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 को अगर नोबल गैस बनना है, तो देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ग्रुप 16 को चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको नोबल गैस बनना है, क्योंकि नोबल गैस में कितना है देखो, NP6 है और इसमें कितना है? NP4 है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। एंड अगर हैलोजेंस को नोबल गैस बनना है तो इसको खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 हैव 2 and 1 इलेक्ट्रॉन लेस, कम है, लेस है देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल एलिमेंट। ये समझा क्या तीनों पॉइंट? Yes, ma'am. yes, इजी ma'am. है ना? अभी तक तो इजी ही है, ठीक है। तो अभी जो भी बकवास हम लोग ने किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पी ब्लॉक का हर एक इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट वाला पी में जा रहा है, देखो हर एक कोई भी एलिमेंट उठा लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा किस में जाएगा? पी शेल में जाएगा, पी सब शेल में जाएगा। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4। देखो अभी तुम ही कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सबके लिए पोलोनियम तक, सब में देखो 2 4 2 4 2 4 2 4 दिख रहा होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? जो सबको चल जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में NH2NP4 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16। 17 के लिए क्या होगा? NH2NP5। 18 के लिए NH2NP6। अभी हीलियम का थोड़ा अलग है, हीलियम का अलग है बिकॉज हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका जो हीलियम का नंबर है दैट इज 2 एटॉमिक नंबर, तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पी सबशेल ओपन नहीं होता। फिर तुम बोलोगे कि इसको पी में क्यों डाला है? तो इसको पी में इसके लिए डाला है बिकॉज इट इज ऑल्सो नोबल गैस। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बट इट कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट स्टेट, तो इसके लिए हीलियम इज अ नोबल गैस। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इसको हम लोग ने डाला है इन noble gases because the characteristics of helium match the characteristics of noble gases, okay, not on based on the electronic configuration। ठीक है, तो ज्यादा करके हम लोग हीलियम को इतना पढ़ते नहीं है पी ब्लॉक में, बट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम है विद द नोबल गैसेस। ओके, अगर किसी ने पूछा कि हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, उसमें तो पी सबशेल ओपन ही नहीं होता, बट वो पी में क्यों है? तो उसका आंसर होना चाहिए बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना कि ऑक्टेट, तो उसमें भी कंप्लीशन है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है उसका, तो इसके लिए इट एक्ट्स एज अ स्टेबल नोबल गैस। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी के नोबल गैस से मैच होते हैं, इसके लिए उसका प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, नॉट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके ओके। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18। अभी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी तुम्हारा टेस्ट है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, चार्ट के तुम लोग ने पढ़ा था इन ग्रुप इन 11th स्टैंडर्ड, और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया था। तो अभी एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया का ट्रेंड जो है वो डिस्कस करना है, बहुत इजी है। एटॉमिक रेडिया का क्या मतलब है? एटम का रेडियस। आयनिक रेडिया का क्या मतलब है? एटम आयन का रेडियस। तो एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल स्पीशीज होता है, उसका रेडियस। आयन जो होता है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आयन, कटायन एंड अनायन। कटायन जो होता है वो क्या करता है? अभी देखो, हाँ, एक एटम है,
एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, निकलेगा, तब वो बनता है कटायन, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें से। एक एटम को जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला मिल जाता है तब वो बनता है अनायन। सो बेसिकली वी हैव टू आयंस, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। तो एक एटम का रेडियस मतलब न्यूट्रल स्पीशीज का रेडियस, और एक आयन का रेडियस मतलब ऐसे स्पीशीज का रेडियस जिसके ऊपर चार्जेस है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके तो इनका जो ट्रेंड होता है वो सेम होता है, सेम सेम मैचिंग मैचिंग दोनों के लिए। अभी देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये मेरा ग्रुप है, मान लो 16 वाला ग्रुप, ठीक है, सबका तुमको दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर का 16 है, ठीक है, फिर 34 हो रहा है, फिर 52 हो रहा है, फिर 84 हो रहा है। वैसे ही फ्लोरीन टू एंस्टरडाइन नंबर इज इंक्रीजिंग, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, करेक्ट है ना। तो एटम का रेडियस जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज। लॉजिक का बात है, पागल बना रहे ये लोग, हमको इतना आता है। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स साइज भी तो इंक्रीज होगा ना। इट इज लाइक समझो तुमने जनवरी में 1 किलो गेन किया, फेब्रुआरी में नीचे आते थे 2 किलो गेन हो गया, तो तुम्हारा साइज तो बढ़ेगा ही। तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझो नियॉन से रेडॉन तक जा रहे हैं या फिर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जा रहे हैं, तो द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अभी ना ऐसे पूछ रहे हैं लोग कि ऑक्सीजन से तुम जाओ नियॉन तक। एक्चुअली नोबल गैसेस को हम लोग लेते नहीं है इन द ट्रेंड, नोबल गैसेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो लोग अपना अपना ही है, उनको उनको वो लोग ट्रेंड में नहीं आते। ये हम लोग ने पढ़ा था, तभी स्पेशल लाइन मैंने लिखवाया भी था तुमसे। तो नोबल गैसेस को ट्रेंड्स में नहीं पकड़ना है। अगर सोचो ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक हम लोग जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? लॉजिक से बोलना। इंक्रीज होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा, करेक्ट, यस। क्यों पता है? देखो नंबर बढ़ रहा है, करेक्ट है, नंबर बढ़ रहा है, बट तुमको याद है तो देखो, हाँ, ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? 4 में, P4 हो रहा है वो। वही फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी तो सेम शेल में एंटर कर रहा है, तो शेल तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सेम शेल में एंटर हो रहा है। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटॉन का ताकत कितना है? 8। फ्लोरीन का प्रोटॉन का ताकत कितना है? 9। तो फ्लोरीन का प्रोटॉन के पास 9 लोग हैं खींचने के लिए, और ऑक्सीजन के एटम के पास 8 ही लोग हैं। तो अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, व्हाट हैपेंस इज द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड इनटू द सेम शेल। सेम शेल में ऐड हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे भी 2p में ऐड हुआ, यहाँ पे भी 2p में ऐड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड इनटू द सेम शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले तो प्रोटॉन का पावर इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से फ्लोरीन क्या कर सकता है? अपने एटम्स को अपने पास रख सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकता है। और इफ तुमको याद होगा, सबसे छोटा साइज जो होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो होता है ऑफ हैलोजेंस। सबसे छोटू होते हैं हैलोजेंस, उनका साइज सबसे छोटा सा होता है, इसी के लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है? दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना। दूसरे का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अभी यहाँ पे देखो, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अगर अपने को बनाना होगा, ये अगर समझो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, राइट? फ्लोरीन जो है वो छोटू है साइज में। तो इसके वजह से इसके न्यूक्लियर का ताकत बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है ना, उसको खींचने के लिए। अगर कोई बड़ा एटम होता तो इसके प्रोटॉन का ताकत इतना पहुंचता ही नहीं कि दूसरे एटम को खींचे। तो हैलोजेंस जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं इन साइज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द इलेक्ट एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, मतलब ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, क्या हो जाता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड इनटू द सेम शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। ये ज्यादा स्ट्रांग होगा ना 8 से, तो ये अपने एटम को टाइटली पकड़ के रख सकता है। तो इसके लिए across the period the atomic and the ionic radii will
डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी ग्रुप 17 का हैलोजेंस जो है, जो मैंने बोला, वो हैलोजेंस क्या होते हैं, दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडिया है, उनका सबसे छोटा एटॉमिक रेडिया है, इसी की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये एकदम इजी था। एटॉमिक रेडिया क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो डिक्रीज होगा। अब वैसे ही आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज कि अगर समझो तुमको तुम्हारे घर से तुम्हारे भाई को निकाल देना है, ठीक है, तो अभी भाई ऐसे तो जाएगा नहीं, कुछ पावर लगेगा ना, तो जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब उस एटम को ना कुछ पावर लगता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है, तब वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है अपने में से। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ओके, जब एक एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो जो एनर्जी लगेगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग ने ये भी देखा था, हम लोग ने कैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग, देखो, हाँ, ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जब ये एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, सम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो यही जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही एनर्जी का ट्रेंड डिस्कस करना है, टॉप टू बॉटम एंड अक्रॉस द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम एक इलेक्ट्रॉन को हकलने में जो एनर्जी लगेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तुम लोग से Increase. पूछ रहे हो। एनर्जी लेस एनर्जी विल बी नीडेड, डिक्रीज होगा ना, बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं, साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझो कि एक क्लास है, जैसे तुम्हारा क्लास है, उसमें 40 से 50 बच्चे हैं, तो एक टीचर का ध्यान नहीं पहुंचेगा ना लास्ट बेंच पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर को पता ही नहीं है लास्ट बेंच पे क्या कर रहे हैं, तो इजीली बच्चे जो है वो टाइम पास कर सकते हैं। तो वैसा ही जब एक एटम का साइज बड़ा होता है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव आउट इजीली। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम विल बी लेस, कम होगा, डिक्रीज होगा। वही जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो अपना जान जाए पर इलेक्ट्रॉन ना जाए, ऐसे एटम्स होते हैं, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच के लेते हैं, तो खुद का क्या छोड़ेंगे वो, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये समझ रहे हो क्या बोला? Yes, ma'am. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ लोगों को पूरा बाउंसर जा रहा है, इसके लिए मेरे को ऑफलाइन चाहिए था। ठीक है, ऑफलाइन ही लेंगे, हाँ, जिनको कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, अगर पेरेंट्स का इशू है तो बोल देना, मैं ऑनलाइन भी एक ले लूंगी वैसे तो, बट प्लीज ट्राई करना कि ऑफलाइन ही आओ, नहीं तो ऐसा ही होगा। ठीक है, और एक ही दिन के लिए आना है, ज्यादा नहीं आना है। ओके, तो ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम। अभी जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यानी हम लोग फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से हम लोग पोलोनियम तक जा रहे हैं, तो एटम का साइज बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए न्यूक्लियस का ध्यान नहीं है कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन किधर है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं, तो एनर्जी कम लगेगा, हेंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम शेल में हो रहा है, यानी एक क्लास में कम बच्चे हैं, समझ लो तुम, टीचर का ध्यान है, सब एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, तो अभी यहाँ से बच्चे निकल नहीं सकते ना, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अभी हाउएवर, अभी ये नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ना, एंड मुझे इसका आंसर तुम लोग से चाहिए, है। However, the element of group 16 have lower ionization enthalpy as compared to group 15. 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। In
corresponding to they have extra stability by half, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा, इसका मतलब क्या है पता है, ग्रुप 15 जो है अपना, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 से भी ज्यादा है। वाई, ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन भी इन्होंने दिया है कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है भाई उसके पास। हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, हम लोग ने क्या बोला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। ठीक है, कम होगा। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। बट ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तुमको पता है, अभी देखो ग्रुप 15 इधर है, ग्रुप 16 इधर है, 17 एंड 18 तो ट्रेंड में आते ही नहीं, उनको छोड़ दो। ठीक है, तो ग्रुप 16, 17, 18 ऐसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से ज्यादा होना चाहिए ना, बिकॉज वो बाद में आ रहा है, तो ग्रुप 16 का ज्यादा होना चाहिए। बट होता क्या है, ग्रुप 15 का ज्यादा है, ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होगा, ये आंसर मुझे तुम लोग से चाहिए। मैम वो हाफ फील्ड स्टेबल है इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 16। हाँ, ये तो उसमें ही था कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी लगेगा, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होता क्या है, जो सबशेल रहता है वो हाफ मींस फील्ड रहता है, तो उसमें NP6 है तो उसका हाफ रहता है NP3, NP3। इसलिए हाफ यस हाफ फील्ड है। यस, करेक्ट, वेरी गुड अमय। तो ना ग्रुप 15 जो है और ग्रुप 16, अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज NH2 NP3 एंड ग्रुप 16 के लिए इट इज NH2 NP4। अभी जैसे हम लोग ने बोला, ग्रुप जो अपना सॉरी पी ब्लॉक है, उसमें पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही पी ब्लॉक में रह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप 15 जो है उसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो NP3। ग्रुप 16 में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ऐसे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने तुमको बोला था अगर फुलफिल स्टेबिलिटी है, देखो हाँ, हाफ का मतलब क्या है, 6 का आधा इज 3, तो 3 में उसको हाफ फील्ड मिलेगा, एंड फुलफिल्ड का मतलब क्या है, पूरा का पूरा। तो मतलब अगर समझो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर हुआ, तो अगर तुमको 100 में से 100 मिले हैं ना, तो तुम फुलफिल्ड हो, अरे तुमको सब आता है। और अगर तुमको हाफ मार्क्स आए, 50 आउट ऑफ 100, तो हम लोग बोलेंगे इसको आधा आता है। तो वैसे ही हर एक शेल के पास अपना फुलफिल्ड स्टेबिलिटी और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होता है। जैसे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, तो उसका फुलफिल्ड होगा 2, हाफ फिल्ड कितना होगा, 2 का आधा कितना होता है, 1, तो एस का हाफ फिल्ड होगा 1। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसका फुलफिल्ड स्टेबिलिटी कितना होगा, 10 का, लेकिन हाफ फिल्ड कितना होगा, 5 का। ठीक है, एफ में 14 रहते हैं, तो 14 फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड 7 ना, तो वैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड 3 होगा। तो जब भी ये 3 इलेक्ट्रॉन है, जब उसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है और तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का कोशिश करोगे, तो तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 16, जिसमें से ना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये वाला, वो इजीली निकल सकता है एज कंपेयर टू ग्रुप 15। बिकॉज अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो ग्रुप 16 के पास भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो। ठीक, तो ग्रुप 15 जो है उसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने की वजह से देयर इज अ डिफिकल्टी इन रिमूविंग अ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेसर। मतलब ग्रुप 16 को तुम बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन देना, तो वो दे भी देगा एक बार। ग्रुप 15 को तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन देने को, तो वो नहीं देगा, बिकॉज उसके पास वो सेट है, 3 भाई अपना अपना प्लॉट लेके बैठे हुए हैं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे दो भाइयों का शेयरिंग चल रहा है, तो वो बोलेगा हाँ एक को निकाल के लेके जा तो ये प्लॉट मेरा हो जाएगा। तो दैट इज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। एक तो सब सिंगल चाहिए, नहीं तो सब डबल चाहिए। ठीक है, तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का मतलब होता है जितना भी तुम्हारा ना, जो भी तुम्हारा एसपीडीएफ है, चार ही अपने पास भगवान की दया से चार ही सबशेल्स है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो इसका फुल फिल्ड स्टेबिलिटी होगा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसका हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होगा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका 6 है तो इसका फुल फिल्ड स्टेबिलिटी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसका हाफ फिल्ड आएगा 3 इलेक्ट्रॉन से। अगर इसका 10 है तो इसका फुल फिल्ड स्टेबिलिटी आएगा with 10 इलेक्ट्रॉन, बट हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आएगा with 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी ये दोनों रहता है ना, तब इनको डिस्टर्ब नहीं करने का, तभी ये खुश मोड में रहते हैं। ठीक है, मतलब नोबल गैस ना बन सके तो क्या हुआ, कुछ तो स्टेबिलिटी है अपने पास ऐसा बोल के ये खुश रहते हैं, तभी इनको छेड़ने को जाने का नहीं। तो अगर फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी में से तुम छेड़ने को गए इनको, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेने में मारामारी होगा। ओके, ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यही अपना लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि however group 16 has lower ionization enthalpy as compared to group 15। तो ग्रुप 16 जो है उसका एनर्जी, उसको बोल दो एक इलेक्ट्रॉन देना तो वो देगा, ग्रुप 15 को बोलोगे वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, उसके पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। क्या ये समझा? यस ये हम लोग ने डी में भी किया था, इफ तुमको याद होगा, डी ब्लॉक में भी हम लोग ने ये किया था। ठीक है, निखिल को समझा है, निखिल का आवाज नहीं आया मेरे को, आशु का आवाज नहीं आया, तुम लोग को आ रहा है समझ में, बाकी लोगों को? यस मैम। ओके, कृतिका? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इरेजा, इरेजा को भी समझा? इरेजा किधर गई? ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी इसको बोलने का भी जरूरत नहीं है, इसका ट्रेंड क्या होगा। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये अभी है ना, अभी ये सब बोल सकते हैं कि एटम का साइज इंक्रीज होता है, वो खुद के इलेक्ट्रॉन को ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है उसका प्रोटॉन बुड्ढा हो रहा है, वीक हो रहा है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग दूसरे का इलेक्ट्रॉन, तो खुद खुद के इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, दूसरे को कैसे करेगा। तो इसके लिए ग्रुप 16, 17 एंड 18, अगर इनका हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो क्या होगा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे दिक्कत होगा और वो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अभी across the period the electronegativity will increase। आंख बंद करके ये लिख सकते हो, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अपने को पता है ये हैलोजेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम तक जाएंगे, ऑक्सीजन से हम पोलोनियम तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। वही अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीजन से हम लोग फ्लोरीन तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। ओके, हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी के एलिमेंट्स से ज्यादा होता है और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ये सबसे इजी था ना, ये समझा ना? यस इसमें यस तो कुछ बात ही नहीं था। यस। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन को हकलने का है, एक इलेक्ट्रॉन को हकलने का है तो क्या एनर्जी लगेगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, एक बार उसको निकाला तो उसको अभी दूसरी बार प्यार से बुलाना पड़ेगा ना, गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगता है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितना एनर्जी लगता है। ओके, तो ये दोनों ट्रेंड्स है ना, वाइस वर्सा है, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो अभी ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा। अभी इसमें वापस से लॉजिक लगाओ,
इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे से कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसका साइज छोटा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज है। एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए कौन चाहिए? प्रोटॉन चाहिए, जो कि एटम के सेंटर में होता है। प्रोटॉन ही अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, राइट? तो प्रोटॉन जो है वो चाहिए अपने को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में। अभी जितना एटम छोटा होगा ना उतना प्रोटॉन अट्रैक्ट अच्छे से कर पाएगा। अगर एटम मेरा बहुत बड़ा है तो प्रोटॉन बहुत बीच में सेंटर में होता है ना, तो उसका पावर ये इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा? ओके, तो टॉप टू बॉटम एंड अक्रॉस द पीरियड क्या टॉप होगा टू अपने को बॉटम देखना। डिक्रीज होगा और फिर ना ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। वेरी गुड, सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ही इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन भी सेम होगा। टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन से पोलोनियम, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो रहेगा वो डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये किसी को भी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसके लिए ऐसे जब हम जाएंगे तब ये इंक्रीज होगा। ओके, तब ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ना लॉजिक का बात है ये सब। अभी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने के पहले हम लोग सारे ट्रेंड्स का एक शॉर्टकट बना के लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग ने देखा था एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, ठीक है? अभी इसमें कितना अच्छे से लिखा जाएगा मेरे को पता नहीं है, ठीक है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया यहाँ पे लिखेंगे टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे लिखेंगे अक्रॉस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है? तो टॉप टू बॉटम एंड अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक रेडिया क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। फिर नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, सॉरी Decreases. ओ गॉड, एक मिनट, टॉप टू बॉटम अक्रॉस द पीरियड। सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम लोग लॉन्ग फॉर्म में लिखना, वो राइटिंग पैड नहीं कनेक्ट होता ना फोन से, इसके लिए। एटॉमिक रेडिया, हाँ। फिर पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको तुम लोग भी लिखते जाना, तो एक शॉर्टकट अपना क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। ओके, एटॉमिक रेडिया जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और ऐसे इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे इंक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगा एंड ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ऐसे का ऐसा तुम शॉर्टकट बना के बुक में लिख सकते हो, थोड़ा फुल फॉर्म में लिखना सिर्फ, ठीक है? तो ऐसे का ऐसा शॉर्टकट लिख दोगे तो तुमको ट्रेंड्स जो है वो उसका टेंशन नहीं है, बट इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। लॉजिक पूरा जो है ना साइज पे डिपेंड करता है एटम के। जो एटम छोटा होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, प्लस जो एटम छोटा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भी नहीं भेजेगा। ओके, तो पूरा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है? इतना समझा है? Yes. ओके, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये भी चिन दिए। हम इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी में वो डिक्रीज आएगा ना। कहाँ पे रे? क्या क्या? मेरे को आवाज ब्रेक हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो डिक्रीज आएगा ना, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन, हाँ मैंने गलत लिखा, रुको। हाँ, टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, तो एटम का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, जो एनर्जी लग रहा है, एनर्जी अपने को इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में वो ज्यादा लगेगा। और अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जैसे जा रहे हैं वैसे एटम का साइज छोटा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन, इलेक्ट्रॉन गेन इजीली हो सकता है, तो ऐसे डिक्रीज होगा। यस, ठीक है, ओके। तो अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वो 16, डिक्रीज आएगा ना, आपने फिर से इंक्रीज लिखा। क्या किया मैंने? टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अरे मैंने बोला सही ना, मैंने बोला सही, लिखा उल्टा। हाँ ना, क्या मैंने उल्टा ही बोला? सीधा बोला था, मैम उल्टा लिखा। हाँ ना, देखो जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से अपने को ज्यादा एनर्जी लगेगा टू टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। और जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन इज अपने को कम एनर्जी लगेगा, ये नहीं इंक्रीज ही आएगा ना। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, समझो। मैम आपने बोला था वाइस वर्सा है ना, नहीं नहीं, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन तो ऑपोजिट आएगा। सुनो 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 सुनो, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दिस इज अबाउट द एनर्जी ना, एनर्जी। तो देखो, हाँ, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे, पोलोनियम यहाँ पे, ओके। जब इनका हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तब क्या होगा, इट विल बी इजी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, बिकॉज पोलोनियम से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक सकते हैं, ओके। अभी इलेक्ट्रॉन गेन जो है उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन होना, जो एनर्जी अपने को लग रहा है इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोर, बिकॉज यहाँ पे इजीली गेन नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इसके लिए, अरे देखो, अगर कंफ्यूजन हो गया अभी। यस हाँ, मैम। सुनो 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 सुनो, अरे कंफ्यूजन काय का, साइज पे ही जाने का अपने को। देखो, हाँ, जैसे हम लोग अभी समझो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है मान लो, छोटू, ओके, पोलोनियम जो है वो बड़ा है। अभी तुम मुझे बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन जो है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन इजीली करेगा या पोलोनियम इजीली करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इजीली करेगा, करेक्ट। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी आएगा इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है ना? हाँ, तो एनर्जी जो मुझे लगेगा टू गिव अ इलेक्ट्रॉन टू पोलोनियम, इट विल इंक्रीज, समझ रहे हो? एनर्जी जो लग रहा है अपने को, दैट विल इंक्रीज। पोलोनियम को जबरदस्ती अपने को इलेक्ट्रॉन उसमें डालना पड़ेगा, ओके। पोलोनियम में क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। अभी जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा या पोलोनियम इजीली इलेक्ट्रॉन देगा? पोलोनियम देगा ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी अपने को लग रहा है वो पोलोनियम तक कम हो रहा है, समझ रहे हैं? ऑक्सीजन में ज्यादा एनर्जी लग रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही पोलोनियम में मुझे कम लग रहा है, तो ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा लग रहा है, पोलोनियम को जबरदस्ती करना पड़ रहा है, अरे लेना, अरे लेना, अरे लेना,
ओके, तो ये हुआ टॉप टू बॉटम का। अभी जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन तो अपना देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अपना वो देने नहीं वाला है, तो वहां पे मुझे झगड़ा करना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा झगड़ा करने में। जब मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊंगी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब क्या होगा, फ्लोरीन तो इजीली गेन कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मुझे कम एनर्जी लगेगा, उसके साथ झगड़ा करना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? समझा क्या अभी भी कंफ्यूजन? देखो ये क्या है, तुम सोचो कि तुम्हें जबरदस्ती करना है, ठीक है? अभी तुम्हारे पास 2 साल का बच्चा दे दिया और 10 साल का बच्चा दे दिया, तो 10 साल का बच्चा तो इजीली खाएगा ना, 2 साल का बच्चा नहीं खाएगा, वो तो रोता बैठेगा। तो ऑक्सीजन इज 2 साल का बच्चा, पोलोनियम इज 10 साल का बच्चा। तो जब मैंने 10 साल के बच्चे से एक इलेक्ट्रॉन, एक टॉय को मांगा, मैंने इससे भी टॉय को मांगा, मैंने इससे भी टॉय को मांगा, तो 2 साल वाला इजीली दे देगा, 10 साल वाला झगड़ा करने 2 साल वाला झगड़ा करने को बैठ जाएगा, 10 साल वाला इजीली दे देगा, बड़े बच्चे मैच्योर होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो इजीली पोलोनियम दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी कम लग रहा है, तो दैट्स व्हाई हियर इट इज डिक्रीजिंग। जब तुम फ्लोरीन के पास उसका इलेक्ट्रॉन मांगने जाओगे तो वो झगड़ा करेगा, वो बोलेगा नहीं, तो अपने को ज्यादा एनर्जी लगना पड़ेगा, तो वहां पे इंक्रीज। अभी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो ऑक्सीजन छोटा है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन फटक से गेन हो जाएगा, पोलोनियम बड़ा है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे पुश करना पड़ेगा, पुश करने में वापस एनर्जी लगेगा। तो ऐसे जब हम लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन ने इजीली ले लिया, पोलोनियम ने नाटक किया, तो एनर्जी ज्यादा लगा, तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग टॉप टू बॉटम। अभी जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है और फ्लोरीन जो है उसके बीच में कंपैरिजन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन का एनर्जी किसको ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में फ्लोरीन तो बोलेगा कि मैं तो लूंगा, बिकॉज वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने में मजा आता है, तो वो इजीली ले लेगा, ऑक्सीजन थोड़ा नाटक करेगा। तो इसके लिए जैसे हम लोग जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, फ्लोरीन इजीली ले रहा है एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, इजीली नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे दिस विल डिक्रीज। ठीक है, दोनों उल्टा है। तुम ये मत सोचो कि कौन इजीली करेगा, तुमको वो नहीं लिखना है, तुमको ये लिखना है कि एनर्जी कितना लगेगा, तो तुम है ना खुद को उसकी कंडीशन पे रखो। देखो जब कभी भी ट्रेंड समझ में नहीं आता है ना, क्या करने का पता है, ब्लैंक पेपर निकालने का, पेंसिल निकालने का, टॉप टू बॉटम ऐसा ड्रॉ करने का, ऊपर का एलिमेंट इतना बनाने का, नीचे का एलिमेंट इतना बनाने का। अभी इसमें अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को लेना है तो ऐसा साइन बनाने का। अब सोचने का छोटा वाला इजीली इलेक्ट्रॉन देगा या बड़ा वाला देगा, तो तुम्हारे आंख के सामने है कि बड़ा वाला इजीली देगा, बिकॉज उसका साइज बड़ा है, तो उसका प्रोटॉन का प्यार जो है ना वो लास्ट शेल तक पहुंचता नहीं है, छोटे वाले का प्रोटॉन का प्यार जो रहेगा वो लास्ट शेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा पेन पेपर लेके बैठ जाओगे ना, ट्रेंड कभी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट एनर्जी, इट इज अबाउट द एनर्जी, एंथैल्पी का मीनिंग है एनर्जी। ठीक है, समझा क्या? तो मैंने पहले लिखा था वो सही था, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? सच बोलो। नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली ऑल्सो नोन एज चैल्कोजन। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, पता है अपने को, ऑक्सीजन इज अ गैस while other elements are solid at room temperature। ऑक्सीजन की फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। अभी ऑक्सीजन को छोड़ के सारे क्या है, दे आर सॉलिड्स। ठीक है, ऑक्सीजन एक अकेला गैस है एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स, ये मेटल्स की जैसे भी एक्ट करते हैं, एंड पोलोनियम जो है दैट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, तो सेलेनियम एंड टेल्यूरियम डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वो एक्ट करते हैं एज अ मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, तो तुमको पता है मेटलॉइड्स जो होते हैं वो बीच के होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एज वेल।
पी ब्लॉक जो है उसमें तीनों का मिक्सचर है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी हैं एंड मेटलॉइड्स भी है। जो वो ग्रीन कलर का लाइन होता है ना, वो मेटलॉइड्स के लिए होता है। ओके, सो इट इज अ मिक्सचर। melting point and the boiling point increases with increase in atomic number। अभी ये भी बहुत नॉर्मल सा चीज है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसको टेम्परेचर जो लगेगा मेल्ट होने के लिए या बॉईल होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर मैंने सल्फर को रख दिया गैस के ऊपर तो उसको कितना टेम्परेचर लगेगा मेल्ट होने के लिए, कितना टेम्परेचर उसको लगेगा बॉइलिंग के लिए, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अभी जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे क्या होगा, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। हर एक ग्रुप के लिए ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये हम लोग बात कर रहे हैं एट एसटीपी, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग सिर्फ प्रेशर को रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना टेम्परेचर लगेगा सल्फर को मेल्ट होने के लिए या बॉईल होने के लिए वो। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी जो है ना वो हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम लोग ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, कार्बन के एलोट्रॉप्स हम लोग ने पढ़े हैं। तुमको पता है कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ा था, बकी बॉल पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। fullerene, हाँ, ग्रेफाइट शीट्स। तो वैसे ही ना सल्फर के एलोट्रॉप्स भी होते हैं, सेलेनियम के भी है, टेल्यूरियम के भी है, ओके, पोलोनियम के भी है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी जो कार्बन के लिए पढ़ा था ना कि कार्बन के लिए क्या क्या होता है, देयर इज ग्राफाइट, बकी बॉल, डायमंड, हाँ वैसा ही सेम इसका इन डिटेल है। इन डिटेल हम लोग ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, सल्फर के होते हैं, देयर इज S4 S8, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। तो हम लोग ना इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रॉफी। ओके, ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस। तो फ्लोरीन क्लोरीन जो है दे आर गैसेस। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं। ब्रोमीन जो होता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैरायटी है कि क्लोरीन गैस में फ्लोरीन गैस में, ब्रोमीन लिक्विड में, और आयोडीन जो है दैट इज इन रूम टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पे है, एस्टेडाइन भी जो होता है वो सॉलिड में ही होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी फ्लोरीन का जो गैस होता है वो येलो कलर का होता है, क्लोरीन का जो गैस होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, थोड़ा उसमें ग्रीन का ना टिंच होता है। ब्रोमीन जो होता है वो रेड कलर का होता है, और आयोडीन जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। आयोडीन तो हम लोग ने बहुत बार देखा है, मतलब क्रोमेटोग्राफी में देखा था। फिर हम लोग ने आयोडीन एक दो बार शायद देखा होगा, चैप्टर नंबर 16 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने दिखाया था। आयोडीन जो होता है उसका डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज करते हैं, या फिर उसको पहले एंटीसेप्टिक के जैसे यूज करते थे। तो ये स्कूल में तुमको पता है एक बॉटल होता है पर्पल कलर का, किसी को भी लग जाए ना तो वही बॉटल से वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, उसमें ना आयोडीन होता है, तो इसके लिए वो पर्पल ऐसा दिखता है। तो दिस आर द कलर्स। ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन दो ऐसे एलिमेंट्स है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली sparingly soluble in water and are soluble in various organic solvents like chloroform, carbon disulfide, CCl4 and other hydrocarbons। तो ये क्या बोला है देखो, हाँ, फ्लोरीन एंड क्लोरीन है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये कैसे पता चला पता है, लैब में ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फ्लोरीन का गैस लिया, क्लोरीन का गैस लिया, उसको उसके पाइप्स को ना वाटर में सबमर्ज किया, तो अपने को पता चला कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करेंगे पता है, उधर से प्रोटॉन को लेके भाग जाएंगे,
मतलब अगर क्लोरीन के गैस को मैंने डाला पानी में तो वो क्या करेगा, HCl जैसे बना देता है, और अगर मैंने फ्लोरीन को लिया तो वो HF बना देता है। बोथ आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है ना वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कुछ कुछ परसेंट में सोल्यूबल है, पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं है। वो कंप्लीटली सोल्यूबल किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, फिर अपना CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर कुछ अलग हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, ठीक है, ऐसे ऐसे जो सॉल्यूशंस है उसमें सोल्यूबल होता है। ओके, अभी इनका अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें तो उसका ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है, डिसोसिएशन का मीनिंग है ब्रेक होना, एसोसिएशन ये वर्ड सुना होगा, दिस हीरोइन इज एसोसिएटिंग विद दिस हीरो ना, तो मतलब इन लोग साथ काम करने वाले। डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, ब्रेक होना। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो उसका ब्रेक होना। एंथैल्पी का मीनिंग है एनर्जी, तो बॉन्ड ब्रेक होने के एनर्जीज, यहाँ पे उसका ऑर्डर दिया है। तो क्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर आते हैं ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है कि बॉन्ड के ब्रेक होने में, डिसोसिएट होने में कितना एंथैल्पी लगा है, कितना एनर्जी लगा है। एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनामिक टर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग सिनोनिम बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑर्डर को याद रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। MCQ में आता है, इवन CET लेवल में आता है ये, नीट लेवल का तो है नहीं वो, नीट JEE, लेकिन CET लेवल में आता है ये बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर, और बोर्ड के एग्जाम में MCQ या फिर ट्रू और फॉल्स जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना उसमें आता है, ठीक है। ओके, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में मिलते हैं। बाकी जो गैसेस है ना, हाइड्रोजन गैस तो H2 मिलता है, फ्लोरीन गैस तो F2 मिलता है, ओके, नाइट्रोजन गैस तो N2 मिलता है। तो ये N2, F2, H2, दे आर व्हाट, दे आर डायटोमिक। नोबल गैसेस जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को मिलते हैं। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब कम कम सॉल्युबल है, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते। नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, वेरी लो। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन। अभी जैसे डिग्री सेल्सियस होता है वैसे केल्विन एंड फ़ारेनहाइट भी होता है, तो ये केल्विन में मेजरमेंट है 4.2, तो ये सबसे कम है। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सब हर एक एलिमेंट में, ऐसा सिर्फ ग्रुप 18 में नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में इट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, सबसे कम है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसको याद रखना है। ओके, अभी ये इतना टाइम नहीं अपने पास कि हम लोग ये कवर करें, ठीक है, तो ये हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा एक इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग ने पढ़ा द एटॉमिक ट्रेंड्स, फिर हम लोग ने पढ़ा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो 3 ही टॉपिक आज हम लोग ने किया। इतना समझ में आया है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, इतना हार्ड लगा क्या? नहीं ना, इजी था ना? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, ओके, तो आई विल शेयर द PDF राइट नाउ, नहीं तो मैं बाद में, ओके Ma'am, आई विल। क्या था हाँ, ये? क्या ये वाला PDF आपने किया था शेयर? किया था क्या? लेकिन ओके ठीक है, तो एक बार वापस कर देती हूँ सो दैट यू विल हैव अ रेफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑफलाइन ही हो। क्या होगा पता है, उससे तुमको ना एटलीस्ट मेरे को तसल्ली रहेगा कि तुम लोग एक चैप्टर मेरे सामने पढ़ लो, मतलब तुम्हारा 2 साल में एक भी तुम लोग को चैप्टर ऑफलाइन नहीं पढ़ा है, और ऑफलाइन में बेटर रिस्पॉन्स आता है, अच्छे से पढ़ाई होता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही लेंगे, ठीक है, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
ओके तुम लोग का 2 बैचेस होगा ओके एंड वी विल डिवाइड यू इन दैट सो डोंट वरी कुछ भी कोविड का ठीक है और ये सैटरडे संडे में ही खत्म हो जाएगा मतलब आई ओनली रिक्वायर 4 आवर्स हो जाएगा फिर खत्म है फिर ये चैप्टर ठीक है और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा अपने को ठीक है तो तुम लोग का जैसा भी होगा स्ट्रक्चर तुम लोग को मिल जाएगा ग्रुप पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो हम लोग वैसा कर लेंगे ठीक है तो अभी अटेंडेंस में नाम छोड़ो और जाओ खाना खाने को भागो हाँ निखिल मॉर्निंग में ही रहेगा मॅम हाँ बोल ना कृतिका मॅम ते परत सांगा ना इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी आणि ते वाला हाँ एक मिनट कन्फ्युजन. हाँ एक मिनट में पुनः स्क्रीन शेयर करते दिसतंय का येस मॅम. ओके है बघ एकदम 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 सिंपल है एकदम सिंपल विल स्टार्ट फ्रॉम ॲटॉमिक रेडियस हा म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस पासून आपण स्टार्ट करूया टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज ठीक है इन्क्रीज. इंक्रीज यस अभी टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है इमेजिन इफ यू हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है इफ यू हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इजीली उसको कौन लेगा ऑक्सीजन लेगा या पोलोनियम लेगा इजीली पोलोनियम. नहीं ना उसका साइज बड़ा है ना तो वो इजीली क्यों लेगा मैम फिर उसका जो स्ट्रेंथ रहता है उसके आउटर मोस्ट सबशेल को तो उसका तो उतना ये नहीं रहता तो वो आराम से इजीली आ सकता है ना पोलोनियम. नहीं मैंने अरे कृतिका मैंने उल्टा पूछा मैंने पूछा कि वो इजीली लेगा क्या देगा नहीं इजीली इलेक्ट्रॉन को लेगा क्या देखो तुमने ही बोला कि उसका साइज जो है वो बड़ा रहता है ओके अभी साइज जब उसका बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस बहुत अंदर है उसके बाहर से 5-6 शेल्स है तो उसका न्यूक्लियर का पावर दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा क्या नहीं ना वो वीक पड़ जाएगा अट्रैक्ट करने के लिए तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं जो छोटू वाला एटम होता है ना छोटा एटम वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ले सकता है बिकॉज उसका प्रोटॉन जो है वो उसको कम शेल्स है ठीक है 1 या 2 शेल होगा तो प्रोटॉन का पावर जो है वो अच्छा है वो फटक से दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है तो हमेशा याद रखना जो छोटे एटम्स होते हैं ना स्मॉलर एटम्स दे कैन अट्रैक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली ठीक है तो अभी ऑक्सीजन है और पोलोनियम है तो इफ आई एम गिविंग देम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा पोलोनियम इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज साइज नंबर ऑफ शेल्स वो ना इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा तो अभी अगर वो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले पा रहा है तो अपने को मेहनत करना पड़ेगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए तो वो मेहनत इज माय एनर्जी तो यहाँ पे मेहनत मुझे कम लग रहा है यहाँ पे मेहनत मुझे ज्यादा लग रहा है तो अगर ऐसे में देखूंगी तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना मेरा मेहनत इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगा इंक्रीज होगा समझा क्या ये येस. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओके अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब पहले मुझे इलेक्ट्रॉन को उसमें डालना था ऐड करना था अब समझो कि इलेक्ट्रॉन को मुझे वहां से निकालना है आई हैव टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन तो छोटा है समझ के ऑक्सीजन की फैमिली में 8 ही लोग हैं तो वो अपना एक फैमिली मेंबर कैसे देगा वो तो झगड़ा करेगा ना यहाँ पे कि नहीं उसका साइज बहुत छोटू है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देने में बहुत झगड़ा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन पोलोनियम ठीक है तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा तो आई विल रिक्वायर मोर एनर्जी ज्यादा एनर्जी मुझे लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑक्सीजन से झगड़ा करना पड़ेगा ना पोलोनियम के फैमिली में है 84 लोग
अभी हम लोग अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन मांगने को जाएंगे, वो बोलेगा ले ले, तो वो इजीली दे देगा। तो यहाँ पे मुझे कम एनर्जी लगेगा। तो जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग इज टॉप टू बॉटम मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दोनों के लिए टॉप टू बॉटम हो गया, दोनों का टॉप टू बॉटम हो गया। अभी अक्रॉस द पीरियड ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन है और उससे भी छोटा फ्लोरीन है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका वापस हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले तो इससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ओके, तो फ्लोरीन छोटा है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को देगा क्या, अपने इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसका जान जाएगा फिर भी नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा, मोर। ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है और वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लेस एनर्जी लगेगा। ऑक्सीजन से इतना झगड़ा नहीं करना पड़ेगा जितना फ्लोरीन से करना पड़ेगा। तो हेंस द एनर्जी, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का एनर्जी अक्रॉस द पीरियड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन, अभी पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को डाल रहे थे इसमें, अभी समझो कि अपने को इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन को डालना है अंदर। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑलरेडी, तो वो तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे आंख रख के बैठा है कि उसको तो चाहिए ही दूसरे का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, उसका साइज छोटा होने की वजह से, इट विल बी इजी टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन हियर। ऑक्सीजन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसका साइज भी थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे जब हम जा रहे हैं, दिस इज डिक्रीजिंग, समझ रहे हैं। येस मॅम तो समजा. ऐसे ना ड्रॉ करने का, अभी अभी कृतिका फक्त समजलं नको बोलू, एकदा ना असं ड्रॉ करून बघ, आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट। और अगर सेम रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे वापस बोल, जो भी कंफ्यूजन है ना, ऐसे फटक से उधर के उधर ही क्लीन कर डालने का, फिर ऐसे टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, येस मॅम. ओके डियर, थँक यू मॅम. बाय मॅम. बाय बाय डियर, Bye, ma'am. बाय डियर, गुड नाइट। Good night.